बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ा, उनके कंपोनेंट्स देखे और देखा कि भारत में किस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहा है, जो 3 स्टेज न्यूक्लियर कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कंसीव किया था। उनका विजन आज काम आ रहा है और हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाने की ओर अग्रसर हैं। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से हमने फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर बनाए और उससे प्लूटोनियम बना करके अपने को न्यूक्लियर वॉरहेड में भी कैपेबल बनाया और आज हम डी फैक्टो न्यूक्लियर कंट्री हैं। हमने पिछली क्लास में ये भी देखा कि किस तरह से भारत का कद दिन ब दिन बढ़ता गया और आज हम एनपीटी साइन न करते हुए भी ऐसी कंट्री के रूप में गिने जाते हैं जो दुनिया भर के न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री या फिर ऐसे देश जैसे कि एनएसजी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेस्नर अरेंजमेंट जैसे जो संगठन हैं उनके देशों के साथ हमारे व्यापार चल सकते हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हुए हो। चलिए बच्चों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भारत में जो आने वाले समय में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और उसके बारे में जानकारी। तो पहला जो फ्यूचर पावर प्लांट है वो है कुंदनकुलम। कुंदनकुलम तमिलनाडु में। आपको जानकारी है 2 पावर प्लांट 1 गीगावाट के रशिया के कोलैबोरेशन से हमारे बने हुए हैं कुंदनकुलम में, और 4 नए 4 यूनिट यहां पर प्रपोज्ड है कुंदनकुलम तमिलनाडु में। ठीक है बच्चों, और ये रशियन कोलैबोरेशन से ही है ये जो 4 यूनिट बननी है। और चूंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसका जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, इसमें लैंड एक्विजिशन करना होता है और दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं, इसलिए ये समस्या में अभी भी है, लेकिन प्रपोज्ड है। अगला है बच्चों जैतापुर। जैतापुर हम लोग कुंदनकुलम और जैतापुर को डिटेल में देखेंगे कि क्या प्रोविज़न है। जैतापुर पावर प्लांट जब सिविल न्यूक्लियर डील फ्रांस के साथ होती है 2008-9 में, उसके बाद जैतापुर में 6 यूनिट प्रपोज है बच्चों, 6 यूनिट्स। और जैतापुर पावर प्लांट जिस दिन बन के तैयार होगा वो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एग्रीगेशन होगा, लगभग 10,000 मेगावाट का, 9.6 मेगावाट के आसपास, 9,600 मेगावाट के आसपास जैतापुर पावर प्लांट विच इज़ इन महाराष्ट्र। एक तीसरा नाम अभी 2018-19 में ही आया था। तीसरा नाम है मीठी विरदी। गुजरात में एक पावर प्लांट बनाने की बात हुई थी, मीठी विरदी। ये गुजरात में जगह है और यहां लगभग 6,000 मेगावाट का 6,000 मेगावाट का पावर प्लांट बनाना प्रपोज किया गया था, बट लैंड एक्विजिशन विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू कंस्ट्रक्ट पावर प्लांट, यहाँ लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ तो उसको शिफ्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, शिफ्ट कहाँ गया है, कहाँ किया गया है, वो है कोवाड। कोवाड है आंध्र प्रदेश में। तो इसको शिफ्ट किया गया है आंध्र प्रदेश में। डिले हो रहा था इसलिए इसे शिफ्ट किया गया। पहले प्रपोज था मीठी विरदी, लेकिन अब ये कोवाड में बनेगा। यहां लैंड एक्विजिशन हो चुका है, सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। अगला पावर प्लांट है कुम्हरिया गोरखपुर। कुम्हरिया गोरखपुर पावर प्लांट। यूपी वाले कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा में एक जगह है, एक गांव है, उसका नाम है कुम्हरिया गोरखपुर। इट इज इन हरियाणा। और यहां 7 यूनिट प्रपोज है बच्चों,
सॉरी 4 यूनिट प्रपोज है, 4 यूनिट 700 मेगावाट की। ये आने वाले समय में कुम्हरिया गोरखपुर हरियाणा प्रपोज्ड है, जो आने वाले समय में बनके तैयार होंगी। अगला है बच्चों बरगी, बरगी या चुटका पावर प्लांट। बरगी जलाशय है, ज्योग्राफी में आपने इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो बरगी जलाशय मध्य प्रदेश, वहीं पे ये जगह है बरगी। चुटका बरगी, यहां पे 2 यूनिट जो है प्रपोज किया गया है, 2 यूनिट ऑफ 700 मेगावाट। ये पावर प्लांट प्रपोज्ड है, बनना है भारत के अंदर। इसके बाद है मारकंडी, मारकंडी ये जगह पड़ती है बच्चों उड़ीसा में, और यहां भी पावर प्लांट प्रपोज है। भीमपुर, भीमपुर अगेन इट इज इन मध्य प्रदेश, यहां भी आपको पावर प्लांट प्रपोज है। और एक बांसवाड़ा राजस्थान में जगह है माही, यहां भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रपोज्ड है। तो ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो आने वाले समय में भारत के नक्शे पे दिखाई पड़ेंगे, और भारत का जो न्यूक्लियर विजन है उसको पूरा करने के लिए तत्पर होंगे। अगर हम भारत के न्यूक्लियर विजन की बात करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि भारत का न्यूक्लियर विजन है क्या। बच्चों, भारत का न्यूक्लियर विजन ये है कि भारत न्यूक्लियर पावर में सेल्फ रिलायंट हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि भारत परमाणु ऊर्जा को इतना प्रोड्यूस करना शुरू कर दे कि उसकी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल से कम हो जाए। इसलिए भारत का एक न्यूक्लियर विजन है, इंडियाज न्यूक्लियर विजन। और इसको देखा जाए तो सेक्टर्स में बांट करके इतने साल तक इतने मेगावाट तक का प्रोडक्शन हम न्यूक्लियर एनर्जी से करने लगेंगे। तो पहला है 20,000 मेगावाट, 2020 तक अचीव करना है। दिस इज द न्यूक्लियर विजन ऑफ इंडिया। बाय 2020 about 20,000 megawatt electricity will be produced from nuclear energy only. So this is nuclear vision of India. Second, कि ये जो 20,000 मेगावाट है इसको 63,000 मेगावाट कर देना। कब तक? 2032 तक। और तीसरा विजन है बच्चों कि 2050 पहुंचते पहुंचते बाय 2050 25% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ये कहां से होना चाहिए? ये होना चाहिए एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी से। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी 2050 तक भारत को ऐसा राष्ट्र बना देना है कि उसके 25% विद्युत उत्पादन परमाणु ऊर्जा से आए। सो लिख सकते हैं इंडियाज न्यूक्लियर विजन, भारत का आणविक विजन, जो 2020 तक 20,000 मेगावाट क्षमता के न्यूक्लियर ऊर्जा की बात करता है, जिसे बढ़ाकर 63,000 मेगावाट करने की बात कही गई है 2032 तक।
तथा 2050 तक 25% विद्युत ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न करने की बात कही गई है। दिस इज द न्यूक्लियर विजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर विजन ऑफ इंडिया। So English version, by 2020 about 20,000 megawatt electricity production from nuclear energy which will be enhanced up to 63,000 megawatt by 2030, and by 2050 the total production from nuclear energy will be 25% of total production of electricity or total production of power. Are you getting this? Okay, so this is nuclear vision of India. Let's talk about specific power plant which were proposed or which were under construction in detail, like Kundankulam and Jaitapur, because these two are very important place and they are in news recently. So if we talk about Jaitapur power plant, तो जैतापुर पावर प्लांट 2010 में हमारा और फ्रांस का न्यूक्लियर डील होता है बच्चों। 2010 में न्यूक्लियर डील क्यों हुआ, आपको जैसे क्लास के शुरुआत में ही बताया गया है कि हमारा अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट हुआ, जिससे एक हमारी क्रेडिबिलिटी बनी, और उसके बाद मल्टीपल एग्रीमेंट्स हुए कई सारे देशों के, वो मैं नोट करा दूंगा। लेकिन 2010 में जब फ्रांस से एग्रीमेंट हुआ, फ्रांस के प्रधानमंत्री निकोलस सरकोजी इंडिया आए, तो उस समय जैतापुर पावर प्लांट का जो बाइलेटरल रिलेशन साइन हुआ, MOU जो साइन हुआ, वो इंडिया और फ्रांस के बीच है। जैतापुर 6 रिएक्टर बनाने हैं बच्चों, 6 रिएक्टर, और ये सारे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होंगे। कहां बनेंगे? जैतापुर में। ऑल आर इन जैतापुर विच इज इन महाराष्ट्र। जैतापुर इन महाराष्ट्र, 6 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, और डिजाइन और डेवलपमेंट इसका जो कंपनी करेगी उसका नाम है अरीवा, डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय अरीवा। अरीवा फ्रांस की एक कंपनी है, इसका ध्यान रखिएगा। डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय कंपनी अरीवा, लिखते चलिए साथ में, बेहतर होगा। और 1650 मेगावाट का एक होगा, 1650 मेगावाट का 1 यूनिट। तो अब जरा बताइए आप, 6 का गुणा कर लीजिए, 9,900 मेगावाट, लगभग 10,000 मेगावाट का ये क्लस्टर बनेगा बच्चों, और जो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ यूनिट। सो दिस विल बी द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग यूनिट। आप लिख सकते हैं लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग यूनिट। ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग यूनिट, यूनिट का मतलब क्लस्टर है बच्चों, यूनिट तो एक हो गया, दिस विल बी अ क्लस्टर ऑफ 6 यूनिट्स। सो जैतापुर आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग यूनिट होगा। अरीवा कंपनी याद रखिएगा, इंडिया फ्रांस सिविल न्यूक्लियर डील के तहत बना है। इंडिया फ्रांस सिविल न्यूक्लियर डील, इसके तहत इसे बनाया गया है बच्चों। ये है जैतापुर महाराष्ट्र में।
एक और हमारा दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड, रशिया, जिसके साथ 1988 में ही एक समझौता हुआ था, जिसके तहत कुंदनकुलम में उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करना था। लेकिन बच्चों हुआ क्या, 1991 आते आते रशिया की हालत बड़ी ख़राब हो गई। ख़राब क्यों हुई? वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और जब रशिया की हालत ख़राब हुई तो ये जो पूरा का पूरा कुंदनकुलम पावर प्लांट था वो लटक गया त्रिशंकु की तरह और बन नहीं पाया। लेकिन 2008 में फिर से रशिया के साथ MOU साइन हुआ और 4 नए कुंदनकुलम, दूसरा मैं बता रहा हूं, कुंदनकुलम की बात चल रही है। कुंदनकुलम, अगेन इट इज इन तमिलनाडु, तिरुनेलवेली जिला है, तिरुनेलवेली, इस जिले में ये जगह स्थित है कुंदनकुलम। इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? कुछ साल पहले यहाँ पे, वहाँ के आसपास के लोगों में एक फियर था कि ये इसका जो इम्पैक्ट आएगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा, चाहे रेडिएशन का या फिर जो भी, उससे लोग डरे हुए थे और सबको लग रहा था कि ये गलत है, इसलिए इसका खूब विरोध हुआ था, आपको याद होगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी गठित की और उस 2011 की बात है ये, 2011, और उस कमेटी ने जाके जब यहाँ पे स्टडी किया और जब उसने एश्योर किया कि ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब भी गए थे और उन्होंने जब विश्वास दिलाया जनता को कि नहीं ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो लोग वहाँ पे मतलब वहाँ ये इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हुए। कहानी शुरू होती है 1988 से बच्चों, 1988, राजीव गांधी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मिखाइल गोर्बाचोव, इन लोगों के बीच में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है और 2 यूनिट बनाने की बात होती है, ईच ऑफ 1 गीगावाट, या फिर इसको कहते हैं 1000 मेगावाट। ये भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, गीगावाट और मेगावाट में ये संबंध होता है। लेकिन 1991 में क्या हुआ बच्चों, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया कमजोर हुआ और ये जो प्रक्रिया चल रही थी 2 यूनिट बनाने की, ये धीमी पड़ी। लेकिन बाद में ये थोड़ी तेज हुई और वहाँ कुंदनकुलम में ये रिएक्टर्स बन के तैयार हुए। और जो रिएक्टर बने थे उनका नाम था वोडा इनर्गो रिएक्टर। नाम याद रखिएगा, वोडा इनर्गो रिएक्टर। नाम रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है वाटर कूल्ड, वाटर मॉडरेटेड एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्टर। यानी इसमें जो कूलेंट है और मॉडरेटर है वो क्या है, पानी है, साधारण जल है। वोडा इनर्गो रिएक्टर, हिंदी में भी आप वोडा इनर्गो रिएक्टर लिख सकते हैं, वोडा इनर्गो रिएक्टर। और ये बनके तैयार हुए। 2008 में आकर के हुआ क्या था बच्चों, 98 में जब हमने ऑपरेशन शक्ति किया, ऑपरेशन शक्ति, इस पे एक मूवी भी बनी है, आपको देखना चाहिए, पोखरण 2।
पोखरण 2 के बाद भारत और रशिया के बीच में भी और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट और ट्रीटी से बंधे हुए रहते हैं ये सारी कंट्री, जिसमें आप क्रायोजेनिक इंजन की भी बात अगर करें तो ये दोनों रशिया से हम नहीं ले पाए थे, इसलिए एक बड़ा लंबा गैप आया। लेकिन जब अमेरिका के साथ हमारी सिविल न्यूक्लियर डील हो गई तो रशिया भी अब आराम से हमारे साथ आगे बढ़ सकता था। 2008 में 4 नए यूनिट कुंदनकुलम में बनने के लिए रशिया राजी हुआ, तैयार करने के लिए राजी हुआ। लेकिन 2011 में क्या हुआ बच्चों? कंट्रोवर्सी। भारत में कंट्रोवर्सी चलती रहती है क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। कंट्रोवर्सी होती है, फिर कंट्रोवर्सी खत्म होती है और बाद में जब रियलाइज किया जाता है तो लगता है हमने अपना समय नष्ट किया। आज कैब पे वही हो रहा है। CAB, उसके डिटेल में आपके पॉलिटी वाले सर जाएंगे, बट यही हो रहा है। लोग जान नहीं रहे हैं इसके बारे में, लेकिन अपने अपने नैरेटिव सबके हैं, अपनी अपनी खिचड़ी सभी पका रहे हैं। तो यही कंट्रोवर्सी हुई। हाँ, जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है बच्चों तो गवर्नमेंट का काम ये होता है कि इस कंट्रोवर्सी को दूर किया जाए, लोगों को विश्वास में लिया जाए। और लोगों को विश्वास में लेने के लिए ज़रूरी होता है गवर्नमेंट को डायलॉग बनाना ऐसे लोगों से जो अविश्वास से भरे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सेंट्रल लेवल पे एक कमेटी गठित की जो सर्वे किया, जिसने जाकर के उस इलाके का और जो भी समस्याएं, चूंकि इनको था कि यहाँ एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे, रेडिएशन के कारण कई सारे रोग व्याधियां हो सकती हैं, या फिर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया, तो सोचने वाले तो बहुत कुछ सोच लेते हैं। लेकिन जब उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, यहाँ तक कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने जाकर के यहाँ लोगों को बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव कटेज टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज ऑल राइट, नो वन इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड, तब जाकर के लोग वहाँ से विरोध करना खत्म किए और वहाँ आज हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुंदनकुलम में हुई। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 1988 में, न्यूक्लियर पावर प्लांट 1988 में भारत और रशिया के बीच दो परमाणु भट्टी बनाने का MOU साइन हुआ। 2 परमाणु भट्टी बनाने का MOU साइन हुआ तथा कार्य शुरू किया गया। जो रिएक्टर बनना था उसकी क्षमता 1000 मेगावाट थी और जो वोडा इनर्गो रिएक्टर था, अर्थात जो पानी से शीतित था और जिसमें साधारण जल मंदक के रूप में उपयोग में लाया गया था, जो पानी से शीतित था तथा जिसमें साधारण जल मंदक के रूप में उपयोग में लाया गया था। परंतु 1991 तक आते आते USSR विखंडित होता है और यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली जाती है। साथ ही साथ 1998 के पोखरण 2 टेस्ट के बाद, साथ ही साथ 1998 में पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति, लिख लें ब्रैकेट में, आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है, विस्फोट के बाद भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जिससे यह कार्य का मतलब
कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। और भी लेट हुआ, क्या कहेंगे लेट को, और भी लेट हुआ, देर, जिसमें इस कार्य में और भी देरी हुई। 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के पश्चात, भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील के पश्चात रूस भी हरकत में आया और 4 नए रिएक्टर, वही रिएक्टर वोडा इनर्गो रिएक्टर, 4 नए रिएक्टर कुंदनकुलम में स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ हुआ। भूमि अधिग्रहण के पश्चात आसपास के किसानों में एक डर व्याप्त हुआ कि इसके पर्यावरणीय प्रभाव घातक होंगे, और उन्होंने विरोध करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप परियोजना में और विलंब होना शुरू हुआ। भारत सरकार हरकत में आई और केंद्रीय स्तर पर एक कमेटी का गठन हुआ, एक पैनल का गठन हुआ जो कुंदनकुलम परियोजना का सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद ही परियोजना शुरू होगी। यहां तक कि राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भी आगे आकर के इस परियोजना के बारे में लोगों को विश्वास में लेना पड़ा। लोग विश्वास में आ गए, परियोजना शुरू हो गई। इंग्लिश वर्जन लिख लीजिए। कुंदनकुलम पावर प्लांट एग्रीमेंट was signed in 1988 between Government of India and USSR in bracket Rajiv Gandhi and Mikhail Gorbachev for the construction of 2 reactors, Voda Energo reactors in bracket Voda Energo reactors in bracket water cooled, water moderated energy reactor, water cooled, water moderated energy reactor of 1000 megawatt each, इस रिएक्टर को VVER रिएक्टर भी कहते हैं। VVER ये वही है, वोडा इनर्गो रिएक्टर। ध्यान दीजिएगा, वाटर कूल्ड एंड वाटर मॉडरेटेड, VVER reactor. Due to disintegration of USSR in 1990, the project remained in limbo. For a decade. The project remained in limbo for a decade. Apart from that, 1998 Operation Shakti ब्रैकेट में पोखरण 2
In 1990, apart from that, 1998 Operation Shakti was conducted by India, which made India detached from all relations, and hence the project was delayed. So what was the first reason? The disintegration of USSR, and the second reason is हमने हमारे कर्म जो थे, हमने एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया, तो सारे रिलेशंस खत्म होते हैं. ओके, सो बट आफ्टर 1-2-3 एग्रीमेंट, this is also called as civil nuclear deal. But after 1-2-3 agreement with United States of America, the perception for India was changed, and every nuclear capable country wish to have civil nuclear deal with India. Civil nuclear deal with India. Wish to have civil nuclear deal with India. क्यों सिविल न्यूक्लियर डील? इतना खुश थोड़ी हो गए सारी कंट्री की, अरे वाह इंडिया इतना बड़ा कद हो गया, इनसे सिविल न्यूक्लियर डील करते हैं. इनका अपना हित है बच्चों. इन्होंने इंडिया को एक एनर्जी हंग्री कंट्री के रूप में देखा, मैसिव इकॉनमी जिसके ग्रोथ के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और बाजार के रूप में देखा भारत को. इसलिए सबने कहा कि हाँ हाँ चलो सिविल न्यूक्लियर डील करते हैं. तो डू रिमेंबर, ये जो हमारी सिविल न्यूक्लियर डील है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे ऊपर कोई अनुकंपा की, कोई कृपा बरसाई. नॉट लाइक दैट. हम अपने आप को इतना काबिल बना चुके थे कि उन्हें सिविल न्यूक्लियर डील करनी पड़ी. याद रखिएगा, इन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है. आपके लिखने में, आपकी स्टाइल में ये चीज़ें आनी चाहिए, पर दिखनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं. तो सिविल न्यूक्लियर डील जब अमेरिका के साथ हो जाती है तो भारत का कद और बढ़ता है, और भारत का कद और बढ़ता है. आप जरा सोचिए, अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील तब होती है जब हम एनपीटी को सीधे सीधे मना करते हैं कि हम नहीं साइन करेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा लीजिए. अमेरिका कहता है कि यार ये रुकेंगे तो है नहीं, सिविल न्यूक्लियर डील कर ही लो, क्योंकि इनको रोकना हमारे बस में नहीं है. ये लोग भारतीय हैं और मेहनती हैं, अपना काम करते रहेंगे और उस टेक्नोलॉजी को पा ही लेंगे जो हम इनसे छिपाना चाह रहे हैं, और हम पा चुके हैं. तो ये बात हुई कुंदनकुलम की. कुंदनकुलम में ये कंट्रोवर्सी थी. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव सेट अप अ पैनल, एंड द पैनल सर्वेड द प्लेस and give assurance to the people in 2011 that things will be all right. And our President APJ Abdul Kalam also visited the site and assured the people that there will be no problem. तब जाके कुंदनकुलम में हमारा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना शुरू हुआ. तो जैतापुर और कुंदनकुलम ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं. बाकी फ्यूचर में प्रपोज्ड हैं बच्चों, जो कि होके रहेंगे. अच्छा, कुछ डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर एनर्जी के, ये जान लें. एडवांटेज तो आप जान लीजिए कि जितना थोरियम हमारे पास है ना, और हमने इससे एनर्जी प्राप्त करना शुरू कर दिया, तो फ्रॉम 10,000 ईयर्स टू 60,000 ईयर्स की बात कर रहा हूं, साल की बात कर रहा हूं, 10,000 से 60,000 साल तक हम इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं. इतना डिपॉजिट है हमारे पास. तो जस्ट इमेजिन आप कितने साल के हो जाएंगे तब. तो ये एडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर एनर्जी के. सतत ऊर्जा का स्रोत है, लगभग सतत मान सकते हैं इसको.
लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज ये है बच्चों, सबसे पहला कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा लंबा स्ट्रेच चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होती है, लैंड एक्विजिशन करना होता है। अब लैंड एक्विजिशन की जब भी बात आती है तो आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं वो अरेबल लैंड को हम स्लैश करते हैं, कम करते हैं। हम वहाँ से लैंड एक्विजिशन करते हैं तो लोगों का पुनर्वास देखते हैं, उनको हटाते हैं। हो सकता है कभी कभी वन काटना भी पड़े, तो कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये सारे जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको ध्यान में रखेंगे। सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। जब कभी भी आपको इस तरह की कुछ लिखने के लिए कुछ आता है, न्यूक्लियर एनर्जी पे कोई ऐसे आ जाए या भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आ जाए, तो जब डिसएडवांटेज की बात कीजिए और उसके डायमेंशन बताने हो तो इनको ध्यान में रखिएगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं? एसोसिएटेड खतरे जो है न्यूक्लियर वेस्ट से, या कहीं न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो उससे एसोसिएटेड खतरे। इकोनॉमिक इशू ये है बच्चों कि इसमें जब पैसे ज़्यादा लगेंगे, लोगों को पुनर्वास करना होगा। सोशल इशू ये है, अगेन पुनर्वास में पैसे लगेंगे, साथ ही साथ उनके कल्चरल डिसइंटीग्रेशन की बात आप कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। दूसरा है जेस्टेशन पीरियड। आपने देखा विंड पावर जब हम पढ़ रहे थे तो विद इन मंथ आप एक बड़ा टावर स्टैंड करते हैं, पवन चक्की लगाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं बच्चों, कई 20 से 25 फीट मोटी दीवार होती है उसकी, और बनाने में ज़मीन को अंदर से खन के और वो सारी फैसिलिटीज़ को वो करने में 15 से 20 साल लग जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। तब जा कर के वो क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल होना मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना प्रारंभ करता है, और तब जा कर के वो न्यूक्लियर रिएक्टर काम में आता है। तो गेस्टेशन पीरियड, इसका गर्भकाल ज़्यादा है, जैसे कि हाइड्रो पावर में होता है। सो गेस्टेशन पीरियड इज लार्जर। अगली बात न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों। न्यूक्लियर वेस्ट जो नाभिकीय कचरा निकलता है उसका निस्तारण, क्योंकि नाभिकीय कचरे में कई सारे रेडियो आइसोटोप होते हैं जो कि उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं रेडियो आइसोटोप का मतलब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप रीयूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में या ट्रांसम्यूटेशन में। इसको समझने की जरूरत है। आपने देखा था फर्स्ट स्टेज में जब आप नेचुरल यूरेनियम का उपयोग करते हैं या एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम बनता है। वो प्लूटोनियम कहाँ बनता है? इसी न्यूक्लियर वेस्ट में बनता है। उस प्लूटोनियम को आप आइसोलेट करते हैं, ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसे हम पुनः यूज कर सकें। आपने थर्ड स्टेज में देखा कि थोरियम और प्लूटोनियम को एक साथ रखा गया था, या ब्रीडर रिएक्टर में भी आप देख सकते हैं ये घटना होती है। प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड को एक साथ रख के जब ब्रीड कराते हैं तो विखंडन की अभिक्रिया के पश्चात
प्लूटोनियम से ऊर्जा प्राप्त होती है और यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम जो होता है वो प्लूटोनियम में बदल जाता है। मैंने पिछली क्लास में 2 गुना शब्द यूज किया था कि ब्रीडर रिएक्टर में 2 गुना ईंधन मिलता है, जो कि गलत है। 30% मोर प्लूटोनियम, इसको सही कर लीजिएगा बच्चों, 30% मोर प्लूटोनियम फ्रॉम FBTR, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से 30% ज़्यादा प्लूटोनियम मिलता है। दैट मीन्स 1 ग्राम आपने खर्च किया और आपको मिल गया 1.3 ग्राम, बिकॉज ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, उत्परिवर्तन, जो मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें कुछ रेडियो आइसोटोप्स हैं, दे आर यूजफुल एंड दे आर यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन विच वी विल टॉक अबाउट। जो एक पूरा उस पर आपको नोट्स देना है कि कौन से आइसोटोप्स कहाँ यूज़ होते हैं और अक्सर पूछा जाता है। और कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनको एनर्जी प्रोडक्शन में हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। और बच्चों आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस न्यूक्लियर वेस्ट के इंस्पेक्शन के लिए IAEA आता है, उसके लोग आते हैं और न्यूक्लियर वेस्ट का इंस्पेक्शन करते हैं। इसका निरीक्षण होता है कि कौन कौन से रेडियो आइसोटोप्स कचरे में निकल रहे हैं। अगर सिविल न्यूक्लियर, चूंकि जो एडिशनल क्लास है IAEA का, वो यही कहता है कि IAEA विल बी कैपेबल टू इंस्पेक्ट योर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। जो लोग भी IAEA से या जो लोग भी सिविल न्यूक्लियर डील करते हैं, उसमें जो हमारे सिविल रिएक्टर्स हैं जिनमें ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, भारत ने इसको अलग किया है, सिविल रिएक्टर और मिलिट्री रिएक्टर, जिसकी चर्चा आपने की है। तो वहां आकर के इसका इंस्पेक्शन करता है IAEA कि ऐसे कौन कौन से कचरे हैं जो निकल रहे हैं। ऐसा तो नहीं ये लोग परमाणु बम बनाने का कार्य कर रहे हैं या यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे हैं। ईरान के केस में ऐसा ही है। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो बहुत ही गर्म होता है, इट इज वेरी हॉट, और इतना गर्म होता है कि इसे कुछ वर्षों तक पानी के अंदर रखा जाता है। ये न्यूक्लियर वेस्ट पानी के अंदर रखा जाता है ताकि इसका टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर आपको पता ही है किस रेंज का होता है, 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इस तापमान को जब वेस्ट के रूप में बचता है तो पानी के अंदर रख दिया जाता है डुबा करके, और ये ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद इससे रेडियो आइसोटोप निकालने के बाद और जो भी उपयोगी एलिमेंट है उनको निकालने के बाद इसे बड़े बड़े कंक्रीट के बक्सों में, जिसकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं, बंद करके ज़मीन के अंदर, आइदर डीप बरीड इन द ग्राउंड या फिर दे आर बरीड इन द डीप ओशन, समुद्र के अंदर गहराई में ले जाके इनको दफना दिया जाता है ताकि यहाँ से रेडिएशंस न निकलें, वो रेडिएशंस नुकसान न करें। तो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट आप ध्यान रखिएगा। इनको क्या करते हैं, इनसे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आइसोलेट करने के बाद इसको कंक्रीट के बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके ज़मीन के अंदर कई 100 मीटर अंदर गाड़ देते हैं, अथवा गहरे समुद्र में इन्हें डंप कर दिया जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो डिसएडवांटेज है उसमें न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट भी एक कठिन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, इसलिए डिसएडवांटेज के रूप में पढ़ा जाता है बच्चों। अगला जो प्रॉब्लम है या डिसएडवांटेज है वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करते करते कब देश न्यूक्लियर बम की तरफ चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। मेरा तात्पर्य है, जैसे भारत के लिए भी आप देख लें तो हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना शुरू किए, लेकिन बाद में हमने एनरिचमेंट यूरेनियम का किया, प्लूटोनियम की स्टॉक पाइल की और हम न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने में कामयाब रहे। लेकिन ये पोटेंशियल थ्रेट है। ऐसा कोई भी कंट्री जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जो फेल्ड स्टेट्स हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी नहीं है, जिनके दिमाग हमेशा 7वें आसमान पे रहते हैं,
ऐसे गलत हाथों में अगर न्यूक्लियर आर्सेनल चला जाए तो ह्यूमैनिटी का बाजा बच जाएगा। इसलिए इसका जो चौथा एसोसिएटेड डिसएडवांटेज है बच्चों, वो न्यूक्लियर एनर्जी का जो मंतव्य है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी ही आइसोलेट करेंगे, कब न्यूक्लियर बम में बदल जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चों जिसके कारण न्यूक्लियर एनर्जी डिसएडवांटेजियस है। और एक और पांचवा कारण जान लीजिए, न्यूक्लियर डिजास्टर। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियर डिजास्टर, जो वर्ल्ड फेमस न्यूक्लियर डिजास्टर है, उनको जानना आपको जरूरी है। न्यूक्लियर डिजास्टर यानी न्यूक्लियर एक्सीडेंट कोई हो जाए नाभिकीय भट्टी में, तो अगर देखा जाए तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ही तो वहां हो रहा है। अगर वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक पोटेंशियल न्यूक्लियर बम है ये। So it is very close to potential nuclear bomb. So any nuclear disaster may lead to a very large scale toll. बहुत बड़ी हानि कर सकते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर। फुकुशिमा दाइची, चेरनोबिल, 3 माइल्स आइलैंड, ये सारे ऐसे डिजास्टर हैं जो इतिहास में हुए हैं। बट टचवुड, भारत में अभी तक ऐसे किसी भी डिजास्टर की कोई भी इतिहास नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए और भारत की विश्वसनीयता के लिए। इस तकनीकी में भारत की विश्वसनीयता का लोहा पूरा विश्व मानता है। तो बच्चों, ये कुछ डिसएडवांटेज थे न्यूक्लियर एनर्जी के जो आपको जानने चाहिए। एक और टर्म आता है बच्चों जिससे आपको अवगत होना चाहिए, न्यूक्लियर विंटर। यही चर्चा कर लेते हैं न्यूक्लियर विंटर की। न्यूक्लियर विंटर एक हाइपोथेसिस है और ये सिर्फ हाइपोथेसिस नहीं है, ये सच्चाई के बहुत करीब है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो धरती की हालत क्या होगी। तो न्यूक्लियर विंटर, इसको हिंदी में भी आप न्यूक्लियर विंटर लिख सकते हैं या इसको आप लिख सकते हैं परमाणुवीय नाभिकीय शीत। नाभिकीय शीत, न्यूक्लियर विंटर। इस परिकल्पना के हिसाब से, इसे परिकल्पना कहना गलत होगा, जो क्लाइमेटिक फैक्टर, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वो कैसी होगी, इसकी चर्चा न्यूक्लियर विंटर में की जाती है। नाम से स्पष्ट है कि विंटर है यानी टेम्परेचर कम होगा। और टेम्परेचर उस जगह का नहीं, ग्लोबल टेम्परेचर कम होगा पूरे विश्व का। क्यों? क्योंकि जो सूट्स निकलेंगे या डस्ट निकलेगी या जो स्मोक निकलेगा, 3 टर्म है बच्चों, धुआं, जो जला हुआ कार्बन सूट, और जो डस्ट, वो इतनी तेजी से निकलेगा कि वो सीधे स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचेगा। स्ट्रेटोस्फीयर में इसलिए पहुंचेगा, आपको पता है वेदर स्फीयर ट्रोपोस्फीयर होता है, लेकिन ये सूट्स, डस्ट और स्मोक, दे हैव वेरी हाई टेम्परेचर। दे हैव वेरी हाई टेम्परेचर। और जब हाई टेम्परेचर होगा तो वहां पे प्रेशर, वहां पे हवाएं तेजी से ऊपर उठेंगी। हवाएं जब इतनी तेजी से ऊपर उठें, जो टेम्परेचर यहां क्रिएट हुआ है, तो वहां सूट्स की ऊंचाई 18 किलोमीटर से कहीं ज्यादा हो सकती है, जहां पे ट्रोपोपॉज है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचेंगे और सूट्स जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोपॉज के आसपास होंगे, आपको पता है कंटिन्यूअस जेट स्ट्रीम्स विल बी देयर और इनको पूरे ग्लोब पे फैला दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, जैसे ही पूरे वायुमंडल में ये सूट्स होंगे, ये डस्ट पार्टिकल होंगे और ये कई दिन तक रहेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा,
तो जाहिर सी बात है देयर विल बी नो कंडेंसेशन, बारिश होगी नहीं, होगी भी तो ट्रोपोस्फियर के नीचे ही होगी और उससे कोई सूट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर से जब सूर्य की किरणें इंसोलेशन आएंगे तो रोक दिए जाएंगे, क्योंकि उसके पूरे स्ट्रेटोस्फियर में ये डस्ट पार्टिकल और सूट्स हैं। पृथ्वी का तापमान घटता जाएगा और पूरी पृथ्वी का तापमान घटेगा, और ये अवस्था जो होती है वही है न्यूक्लियर विंटर, या उसे ही कहते हैं नाभिकीय शीत। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि परमाणु बम विस्फोट या परमाणु युद्ध के पश्चात उठने वाले सूट ही लिखिए, धूल के कण और धुएं अत्यधिक तापमान पे स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाएंगे और इनका विस्तार पूरी पृथ्वी पे हो जाएगा, वैश्विक विस्तार होगा। सूखे की स्थिति होने से बारिश नहीं होगी, और बारिश होगी भी तो वो ट्रोपोस्फियर के अंदर होगी। धूल के कण और सूट के इस आवरण से सूर्य से आने वाली किरणें रोक ली जाएंगी और सर्वत्र शीत व्याप्त हो जाएगी। इसे ही न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, इसे ही न्यूक्लियर विंटर कहते हैं या नाभिकीय शीत कहते हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा बच्चों? प्रभाव यह पड़ेगा, टेम्परेचर विल बी टू लो, क्रॉप प्रोडक्टिविटी सबसे पहले ख़त्म होगी। जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी, और जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो भूख, वैश्विक भूखमरी फैल जाएगी। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन इफ देयर विल बी अ न्यूक्लियर वॉर। क्या स्थिति होगी? जहां बम पड़ेगा वहां तो लोग मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन पूरा विश्व इसकी विभीषिका को भुगतेगा। और इसीलिए IAEA बना, इसीलिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बने, और बहुत सारे ऐसे संगठन बने, वासनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR। इसकी चर्चा आगे आने वाले क्लास में होगी कि इन्हें रोका जा सके। तो फसल खराब होगी न्यूक्लियर विंटर के कारण, और भूखमरी आ जाएगी पूरे विश्व में। इंग्लिश वर्जन लिख सकते हैं, आफ्टर न्यूक्लियर वॉर the soot, dust particle and smoke will rise up under influence of very high temperature and will reach stratosphere. This results spreading of these soots, dust particle and smoke globally. This results spreading of these soots, dust particle, smoke globally, and which will hinder insolation. Consequently, global temperature will go down. And a global nuclear winter prevail, will prevail. In such condition, crop failure will be the outcome and result in global hunger. This concept is termed as nuclear winter. तो बच्चों ये बात हुई न्यूक्लियर रिसर्च से संबंधित। अभी हम लोगों ने फिशन रिएक्शन ही पढ़ा, विखंडन अभिक्रिया पे आधारित रिएक्टर ही पढ़े।
अभी तो फ्यूजन रिएक्शन को हम लोगों ने बहुत दूर छोड़ा हुआ है, ज़रा उसके बारे में भी चर्चा कर लें, क्योंकि कल का न्यूज़ है, कल यानी कि 20 दिसंबर का न्यूज़ है कि चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन लगभग तैयार कर लिया है। चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन लगभग तैयार कर लिया है। HL2M टोकामैक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, ये चाइना ने बना लिया है और 2020 में यह ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब होता है संलयन, संलयन अभिक्रिया। संलयन का तात्पर्य मैंने उस दिन भी बताया था कि दो स्मॉल न्यूक्लियाई एक साथ मिल जाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब दो छोटे नाभिक एक साथ मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैंने आपको ये भी बताया था, यानी कि संलयन को कराने के लिए हमें कम से कम 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। हमारी आपसे बात हुई थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, और इसी अभिक्रिया से, यही अभिक्रिया सूर्य पे भी हो रही है जिसकी ज्योग्राफी में विस्तृत चर्चा है। और आपको ये भी बताया था कि इस तापमान पे आप जो रिएक्टर बनाएंगे वो किस पदार्थ का होगा। तो सवाल मैंने उठाया था, आपने बताया था कि पृथ्वी पे कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे हम इस रिएक्टर को बना सकें, क्योंकि इस तापमान पे जिस पे ये अभिक्रिया शुरू होगी, चलना शुरू करेगी, कोई भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं रहेगा, प्लाज्मा अवस्था में हो जाएगा। सो सब्सटेंस will be changed into plasma state। और प्लाज्मा को एक जगह रखना अत्यंत कठिन है, कहाँ रखेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी, कहाँ पे ये प्रयोग शुरू हुआ। और आज की डेट में चीन जो है, ये रिएक्टर जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि फ्यूजन रिएक्शन संलयन अभिक्रिया पे आधारित है, बनाने में सफलता हासिल कर ली है, जिसका नाम है HL2M। ये आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2020 में ये ऑपरेशनल होने वाला है, तो ये 2020 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जो पीटी आ रहा है 2021 में भी ये अपना इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी ऑपरेशनल होने के बाद जो भी घटित होगा या जो भी उसके आउटकम होंगे वो आपके जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए न्यूज़पेपर पे आपका ध्यान रहना चाहिए। तो आइए ज़रा चलते हैं इस फ्यूज़न रिएक्टर के बारे में, कुछ इतिहास को जान लें, कैसे ये रिएक्टर आज बन के तैयार होने की कगार पे है और कौन कौन से देश इसमें भाग लिए थे और भारत का उसमें क्या रोल था, ये सारी बात आइए चलिए फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। संलयन रिएक्टर, फ्यूजन रिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर बनाने की बात शुरू होती है 80 के दशक में। 80 के दशक में रशिया, यूएसए इस पे चर्चा करते हैं और यूरोपियन यूनियन कि हमें फ्यूजन रिएक्टर बनाना चाहिए। और फ्रांस के एक शहर है कैडराश, इट इज इन फ्रांस। यहां पे थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट
शुरू किया जाता है। थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट विच इज बेस्ड ऑन फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन संलयन अभिक्रिया, संलयन का तात्पर्य मैंने बता दिया। इसके लिए तापमान चाहिए 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके लिए जो बर्तन आप खोज रहे थे वो मिला नहीं। तो ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट वहां पे शुरू होता है और इसका नाम होता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, ITER, एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, फुल फॉर्म है ITER, जो कि रशिया द्वारा खोजे गए टोकामैक टेक्नोलॉजी पे आधारित है। किस पे आधारित है? टोकामैक टेक्नोलॉजी। ये किसने खोजा? रशियन पहले से ही खोज के बैठे हुए थे। ठीक है बच्चों, रशियन ने टोकामैक टेक्नोलॉजी खोजा। उसमें इस तापमान पे 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लाज्मा को कैसे एक जगह कन्फाइंड रखा जाए वो तकनीकी खोजी थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था वो देख लेते हैं। पहले इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। रशियन ने टोकामैक टेक्नोलॉजी में किया क्या था कि बड़े बड़े मैग्नेट के बीच में जो प्लाज्मा था उसको कन्फाइंड किया था। प्लाज्मा फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है, तो बड़े बड़े मैग्नेट दीज ऑल आर मैग्नेट, और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी। हॉर्स शू शेप मैग्नेट्स थे, विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी और प्लाज्मा को कन्फाइंड किया गया था। प्लाज्मा का मतलब जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसको। ये प्लाज्मा क्या था बच्चों? 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्यूजन के लिए आवश्यक ईंधन। ईंधन में क्या होगा? सिंपल वाटर। याद रखिएगा, जो फ्यूजन रिएक्शन का जो ईंधन है वो पानी है, साधारण पानी, और जब उसको 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन फ्यूज करेगा, हीलियम बनाएगा, या आप हाइड्रोजन कह सकते हैं। बट इस प्लाज्मा को अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो कंटेनर खुद प्लाज्मा में बदल जाएगा। इसलिए बहुत ही भारी भरकम मैग्नेट्स लगाए गए, चुंबक लगाए गए, और इस चुंबक की मदद से इस प्लाज्मा को कन्फाइंड किया गया। लेकिन ये प्रयोग स्तर पे ही रह गया। ज़्यादा देर तक इसको कन्फाइंड करना, इसको संकेंद्रित करना मुश्किल था इस मैग्नेट के कारण भी। इसमें जो जो कंट्री इन्वॉल्व थी बच्चों, वो सवाल में अब पूछी जा सकती हैं। तो USA, UK, USSR, यूके EU के साथ था, यूरोपियन यूनियन। तो सिर्फ यूके ही नहीं था, फ्रांस भी था, और फ्रांस में ही ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सो बेटर टू राइट, नॉट टू राइट यूके, बेटर टू राइट EU। और USSR, तब USSR था जब USA और रशिया, जब USSR का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ये फिर रशिया हो गया, तो इसको रशिया ही लिखते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, रशिया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, चाइना और इंडिया। नॉर्थ कोरिया, चाइना और इंडिया। जापान भी था, यस, जापान। नॉर्थ कोरिया को 2003 में कहा गया कि आप भी आ जाइए, आप भी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं, और भारत को 2005 में बुलाया गया। कहा कि आओ भाई, आप भी देखो, कुछ आप भी कर सकते हो।
बुलाया इसलिए नहीं गया कि भारत न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री था, बुलाया इसलिए गया क्योंकि भारत ने भी कुछ खुराफात इस तरह का कर लिया था, प्रोटोटाइप हमने बना लिए थे। भारत में एक सेंटर है बच्चों, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च पुणे, और यहां पे हमने थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का प्रोटोटाइप बना लिया था। उस प्रोटोटाइप का नाम था आदित्य, उस प्रोटोटाइप का नाम आदित्य था। यहां हमने प्रोटोटाइप बना लिया था किसका, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का प्रोटोटाइप, उसका नाम था आदित्य। और एक और प्रोटोटाइप हमने डेवलप किया था, स्टेडी स्टेट सुपरकंडक्टिव थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, स्टेडी स्टेट सुपरकंडक्टिव थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। इसको आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सन किसी को भी कह सकते हैं क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन है, चाइना का जो है उसको भी आर्टिफिशियल सन कहते हैं। सो स्टेडी स्टेट थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, और ये भी टोकामैक टेक्नोलॉजी पे आधारित था। टोकामैक तकनीकी रशियन द्वारा ढूंढी गई थी। क्या थी बच्चों, मैग्नेट का यूज करके प्लाज्मा को कन्फाइंड करना। सो दिस वाज द टोकामैक टेक्निक, बट द एक्सपेरिमेंट रन फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही समय में ये एक्सपेरिमेंट समाप्त हो जाता है। उसके बाद एनालिसिस में ये पाया जाता है इसे सस्टेनेबिलिटी के लिए कई सारे तकनीकियों का खोजने का कार्य प्रारंभ होता है। और आज मतलब ये कल की न्यूज़ है, कल जो है चाइना ने अपना, जो मैंने आपको बताया कि HL2M आर्टिफिशियल सन तैयार कर लिया है। HL2M आर्टिफिशियल सन, इसे चाइना ने तैयार कर लिया है और 2020 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आप लिखना चाहें इसको लिख लें, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, हिंदी में भी यही लिखें। कैडरास फ्रांस में प्रारंभ किया गया, जिसमें रशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, नॉर्थ कोरिया, चाइना तथा भारत ने भाग लिया, जिसमें रशिया, रूस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया तथा भारत ने भाग लिया। नॉर्थ कोरिया को 2003 में इस प्रयोग में शामिल किया गया तथा भारत को 2005 में इस प्रयोग में शामिल किया गया। संलयन अभिक्रिया पे आधारित नाभिकीय भट्टी बनाने के बीच सबसे बड़ी चुनौती 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्लाज्मा को संकेंद्रित करना है। 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्लाज्मा को संकेंद्रित करना है। प्लाज्मा का यह संकेंद्रण पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी पदार्थ में संभव नहीं। पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी पदार्थ में संभव नहीं। इसके लिए वैद्युत चालित
विशालकाय चुंबकों की सहायता ली गई। इसके लिए वैद्युत चालित विशालकाय चुंबकों की सहायता ली गई तथा प्लाज्मा की अवस्था को संकेंद्रित किया गया तथा प्लाज्मा की अवस्था को संकेंद्रित किया गया। इस तकनीकी का नाम टोकामैक तकनीकी है। टोकामैक, इस तकनीकी का नाम टोकामैक तकनीकी है तथा यह रूस द्वारा विकसित की गई है टोकामैक तकनीकी तथा यह रूस द्वारा विकसित की गई है। प्रयोग कुछ समय में ही समाप्त करना पड़ा क्योंकि चुंबक का ताप तेजी से बढ़ रहा था तथा सभी देश उस तकनीकी के विकास में लग गए जिससे संलयन अभिक्रिया आधारित नाभिकीय भट्टी बनाई जा सके। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। संलयन अभिक्रिया आधारित नाभिकीय भट्टी के लिए ईंधन हाइड्रोजन है जो कि बहुतायत में उपस्थित है। यदि हम संलयन अभिक्रिया आधारित नाभिकीय भट्टी तैयार कर लेते हैं तो ऊर्जा की समस्या का हमेशा के लिए अंत किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। 2005 में भारत को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया क्योंकि भारत टोकामैक तकनीकी पे आधारित दो प्रोटोटाइप आदित्य-1 और SST-1 बना चुका था। SST का फुल फॉर्म लिखना चाहें तो स्टेडी स्टेट टोकामैक 1 बना चुका था। कहां बना था ये लिख लीजिए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च पुणे में बनाया गया था। तो स्पेशलिटी थी इंडिया की, इसलिए भारत को भी इसका हिस्सा बनाया गया। आज की स्थिति यह है कि इस प्रयोग पर आधारित HL2M आर्टिफिशियल सन चीन द्वारा तैयार किया जा चुका है, जो 2020 में प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ का मतलब ऊर्जा उत्पादन करना शुरू कर देगा। HL2M आर्टिफिशियल सन, डू रिमेंबर दिस नेम। चलिए बच्चों, इंग्लिश वर्जन लिखते हैं, हिंदी वाले इसको रिवाइज करते रहेंगे। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर was established in Cadarache, France after MOU signed between Russia, then USSR, USA,
European Union, and the experiment was started in 80s, 85, and the experiment was started in 80s. By the time Japan, China, and North Korea, including India, joined the experiment, by the time Japan, China, North Korea, and India, North Korea 2003, India 2005, joined the experiment, para change kariye. Fusion reaction is a process in which small nuclei fuses with each other and forms large nuclei, and in the process enormous amount of energy is released. But the challenge of this reaction to be initiated is that it requires 10 to the power 7 degree centigrade temperature. 10 to the power 7 degree centigrade temperature. At this very high temperature, it is very difficult to confine the plasma state. It is very difficult to confine the plasma state because at this temperature, everything, whatever is present on this earth, will be volatile. To confine the plasma, the technique was discovered by Russians and named tokamak. To confine the plasma at very high temperature, the technique was discovered by Russian and named tokamak, in which huge size of magnets driven by electricity, utilized to confine the ferromagnetic plasma state. Reaction was started, and the plasma state was confined properly, but within few seconds the temperature of the reactor was too high to be controlled, so it was stopped there. ये जब experiment हो रहा था at that time, and the whole group of country were engaged in discovery of the sustainable technology to confine this plasma at this very high temperature. Para change kar lijiye. Recently, China have developed its artificial sun HL2M in December 2019. Which will be operational by 2020. This artificial sun is solely based on fusion reaction. एक एस्पेक्ट छूट गया, इंडिया को क्यों इंडक्ट किया गया था, तो लिख लीजिए. इंडिया वॉज इंडक्टेड इन द प्रोजेक्ट इन 2005 because India have already developed two prototype, Aditya-1 and SST-1, in Institute of Plasma Research, Pune, which was based on tokamak technology. India was inducted in 2005 because India have already developed prototype based on fusion reaction in Institute of Plasma Research, Pune. Its name Aditya.
and SST1 tokamak, superconductivity tokamak, steady state superconductivity tokamak technology. A prototype India have already made. So the specialization of these scientists were utilized in this experiment, and India have given so many inputs to establish such kind of reactor. So this is what ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर, कैडरास फ्रांस, और आज की डेट में चाइना ने इस पे अपना जो है आर्टिफिशियल सन बना लिया है बच्चों। तो ये सारी बात हुई इंडिया के और विश्व में हो रहे न्यूक्लियर एनर्जी पे चल रही जो भी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में। आइए चलिए देखते हैं अगला जो टॉपिक बचता है वो है हमारा न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में हम लोगों को कुछ बातें पढ़नी हैं, जिसमें NPT क्या है, एडिशनल प्रोटोकॉल क्या है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या है, CTBT क्या है, NSG क्या है, वासनार अरेंजमेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है। ये सारी बातें आपके सामने एक एक करके इस पे चर्चा होगी बच्चों। चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। साथ ही साथ हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आज ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, जहां से प्रश्न बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के बारे में। कहानी आपको, फ्रेमवर्क मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी सुपर पावर्स थे, सो कॉल्ड सुपर पावर USA और रशिया, वो सारे न्यूक्लियर आर्म्स रेस में लग गए और यूनाइटेड किंगडम ने भी अपना न्यूक्लियर आर्म रेस, वो भी अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया। फ्रांस ने बना लिया, चाइना ने भी 1964 आते आते अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया, और बहुत सारी ऐसी कंट्री ये परसीव करने लगी थी कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा तो हमें ये न्यूक्लियर स्टेट जो थे 5 जीने नहीं देंगे, ऐसा कुछ था। और भारत भी इस सोच से अछूता नहीं था। और 1974 आते आते आपने देखा न्यूक्लियर कार्यक्रम, 3 स्टेज कार्यक्रम हमने भी विस्फोट कर दिया। विस्फोट करने के बाद, खैर भारत के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो विस्फोट करने के बाद भारत की स्थिति न्यूक्लियर रिसर्च में विश्व के परिदृश्य में थोड़ी सी बदली। लेकिन जब रशिया और अमेरिका आर्म्स रेस में लग गए थे, उसी समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये लगने लगा था कि अगर इसे नहीं रोका गया, चूँकि हिरोशिमा नागासाकी हम लोगों ने देख लिया था, तो ये मानवता को हराने के लिए दोनों कार्य कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाई गई, एक संस्थान जो विश्व में हो रहे न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर रिएक्शन पे एक वॉच डॉग की तरह कार्य करे और इस पे कंट्रोल लगाने का कार्य करे। इसी संदर्भ में NPT भी लाया गया बच्चों। तो इन चीज़ों को मैंने एक फ्रेमवर्क आपको दे दिया है। अब चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सबसे पहला जो टॉपिक है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन 1957 में बना। एटम फॉर पीस, शांति के लिए परमाणु, एटम फॉर पीस ही लिखेगा 1957 में। और यही बाद में IAEA के रूप में परिवर्तित हो जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजिस में। ठीक है बच्चों, कार्य क्या है कि टेक्निकल कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। पीसफुल यूज, शांतिपूर्ण कार्यों में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए टेक्निकल कोऑपरेटरी हैं। साथ ही साथ
न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना, जो नाभिकीय हथियार बना रहे हैं उनको रोकना, ये ऑब्जेक्टिव थे। तो दो ऑब्जेक्टिव हैं इसके आईएईए के। पहला ऑब्जेक्टिव है कि शांतिपूर्ण कार्यों में नाभिकीय ऊर्जा को उपयोग में लाना, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग। दूसरा, नाभिकीय हथियार की होड़ को रोकना। इंग्लिश वर्जन, यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन पीसफुल पर्पसेस एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। इसको ध्यान में रख करके आईएईए बनाया गया और आज भी ये कार्य करता है। और आईएईए वो संस्था है बच्चों जो विश्व में हो रहे कहीं भी न्यूक्लियर जो रिसर्च हो रहे हैं उसको ये जा करके देख सकता है। इसका एडिशनल प्रोटोकॉल है, उसको भी समझ लीजिए। आईएईए का एक एडिशनल प्रोटोकॉल है, जहाँ कहीं भी न्यूक्लियर रिसर्च हो रहे हैं वहाँ आईएईए के लोग जा करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। यही इसका एडिशनल प्रोटोकॉल है। इसको इतना जानते रहिए, इसका नाम है एडिशनल प्रोटोकॉल। एडिशनल प्रोटोकॉल। So what is additional protocol? Additional protocol is a legal binding of all party does mean the country which are engaged in nuclear research, that IAEA will see or will inspect the nuclear installation of those country। तो एडिशनल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये है कि जो IAEA है वो ऐसे देश जो नाभिकीय अनुसंधान में लगे हुए हैं उनके नाभिकीय अनुसंधान में लगे हुए सभी नाभिकीय भट्टियों का निरीक्षण करेगी ताकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को अचीव किया जा सके। यानी नाभिकीय हथियारों के बनने की जो प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही थी उसको रोका जा सके, क्योंकि अगर ये गलत हाथ में चले गए तो इसकी विभीषिका हम हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुके थे। तो बच्चों आईएईए क्या है? एक संस्थान है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ एडिशनल प्रोटोकॉल उसका ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टी लीगल बाइंडिंग होती है कि किसी भी सिविल न्यूक्लियर डील से, सीटीबीटी से अथवा एनपीटी से, तो उसके यहाँ न्यूक्लियर रिसर्च जो भी हो रहे हैं उसमें आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उनका जो न्यूक्लियर रिसर्च है वो पीसफुल पर्पस के लिए है या मिलिट्री पर्पस के लिए। दे विल डिसाइड कि ये पीसफुल पर्पस के लिए है या मिलिट्री पर्पस के लिए। भारत के साथ भी ऐसा, हम लीगली बाइंडिंग भी हैं आईएईए के साथ, लेकिन हमने पहले ही बता दिया है कि 8 वो रिएक्टर कौन कौन से, अप्सरा, पूर्णिमा, साइरस, जर्लीना, ध्रुव, कामिनी और तारापुर के 2 यूनिट 1 और यूनिट 2 ये हमारे मिलिट्री रिएक्टर हैं। इनमें आपका इंस्पेक्शन अलाउड नहीं है। बाकी सारे रिएक्टर आप जाके देख लीजिए। तो पूछा गया उसमें करते क्या हैं, तो हमने बता दिया कि भाई हमने उसमें जो है कुछ अपने काम करते हैं, न्यूक्लियर आइसोटोप्स बनाते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, उससे आपसे कोई मतलब नहीं। आप बाकी रिएक्टर देख सकते हैं, इसको नहीं देखेंगे। आप अगर हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर डील करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहें तो जाइए भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना कर लेंगे। तो बाद में एडिशनल प्रोटोकॉल हमारे लिए भी लागू होता है, लेकिन हमने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को क्लासिफाई कर दिया है, एक मिलिट्री रिएक्टर और दूसरे सिविल रिएक्टर के रूप में। उसकी चर्चा मैंने आपसे कर ली है। तो ये है एडिशनल प्रोटोकॉल आईएईए का। आइए बच्चों चलते हैं, एनपीटी क्या है इस पे चर्चा करते हैं। एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, विश्व में जो आर्म्स रेस की होड़ लगी थी उसको एनपीटी के थ्रू
रोकने का विचार किया गया। और एनपीटी जो है इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला तो है कि पहला है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों, लिखते जाइए ऑब्जेक्टिव्स। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि आणविक हथियारों का जो बढ़ना है उसको रोका जा सके। दूसरा है कोऑपरेशन इन पीसफुल न्यूक्लियर रिसर्च। कोऑपरेशन इन पीसफुल न्यूक्लियर रिसर्च। और तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। यानी सभी देशों के जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, न्यूक्लियर नाभिकीय हथियार हैं, उनको समाप्त करना। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है किसका? एनपीटी का। एनपीटी एक ट्रीटी है जो 1965 से 68 में यूएनओ की एक कमेटी थी, उसने निगोशिएशन के लिए रखा और 1968 में इसे लाया गया साइन वाइन करने के लिए। जो लोग इसको मानते हैं वो लोग साइन कर दें 1968 में। और 1970 से ये एनफोर्स थी, इसे लागू किया गया। 1968 में लाया गया फॉर सिग्नेचर और 1970 से लागू कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव था कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, जो न्यूक्लियर आर्सेनल बने हैं वो बढ़े नहीं। कोऑपरेशन इन पीसफुल न्यूक्लियर रिसर्च, अगर पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर रिसर्च हो रहा हो तो उसमें मल्टीपल कोऑपरेशन। और टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, समस्त विश्व से न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म किया जाए। और ये इसमें एक क्लॉज रखा गया कि 25 साल के बाद इसे फिर से रिव्यू किया जाएगा। यानी 1970 से जब 25 साल जोड़ते हैं तो 1995 आता है। लेकिन बच्चों एनपीटी जब आया तो आपको मैंने चर्चा की थी इस पे, जो नॉन सिग्नेचरी कंट्री हैं, जो पूछता है आपको जानना चाहिए नॉन सिग्नेटरी टू एनपीटी। इसमें नंबर 1 पे इंडिया है। इंडिया है तो पाकिस्तान है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया 1985 में इसने ज्वाइन कर लिया था एनपीटी, लेकिन 2003 में ये भाग आया, वापस चला आया और ज्वाइन नहीं किया। और साउथ सूडान 2011 में साउथ सूडान बना है बच्चों, तो एनपीटी साइन नहीं किया क्योंकि 1995 तक इसको रिव्यू करने की बात थी। तो दीज आर द कंट्री विच आर नॉन सिग्नेटरी: इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान। तो ये कंट्री हैं जो जिसने इस पे अभी साइन नहीं किया है। और 2016 तक लगभग 191 कंट्रीज थे जिन्होंने इस पे सिग्नेचर किया और इसे रेटिफाई किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ट्रीटी जो है इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया। इंडिया चर्चा की थी कि वर्ल्ड जो है, इंडिया का जो स्टैंड है इसके बारे में, इसको भी नोट्स के रूप में लिखिए, इसको आप पॉइंट वाइज इसको लेके चलिए, फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज इंडियाज स्टैंड ऑन एनपीटी? एनपीटी पे भारत कहता है कि पहली बात कि वर्ल्ड इज इनसिक्योर, और यहाँ पे एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर हमला हुआ था,
इसलिए सबके पास परमाणु बम होने चाहिए जवाब देने के लिए। भारत का स्टैंड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इंडियाज स्टैंड, पहला, वर्ल्ड इज इनसिक्योर, असुरक्षित विश्व। दूसरी बात कि ये शांति और अहिंसा का देश है, गांधी का देश है। हम कभी पीसफुल पर्पस के अलावा कभी सोच भी नहीं सकते थे। बात 1967 की 68 की है, 70 की है। उस दौर में हमने अभी न्यूक्लियर बम नहीं फोड़ा था, तो हमने कहा कि चाइना सबसे लेट में आने वाला था, उसने भी 64 में न्यूक्लियर बम फोड़ दिया है। हम लोग तो अब तक न्यूक्लियर बम नहीं फोड़े हैं, तो क्यों सिग्नेचर करें, हम तो पीसफुल वर्क में हमेशा चल रहे हैं। तो पहली बात बताया कि विश्व असुरक्षित है और हमारा रिसर्च जो है शांतिपूर्ण है। तीसरी बात बताई कि ये जो एनपीटी है वो बायस्ड है। चौथी बात कही इररेशनल, अतार्किक, और अतार्किक कह के भारत ने कहा कि 1 जनवरी 1967, क्योंकि इस ट्रीटी में एक बात कही गई है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी स्टेट हैं, अगर उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है तो दे आर सपोज टू बी न्यूक्लियर स्टेट। और ऐसे 5 कंट्री थे, यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस और चाइना। इन लोगों ने यूके, यूएसए ने तो बहुत पहले कर लिया था, 45 में फेंक दिया था। रशिया ने भी कर लिया, और फ्रांस, चाइना सबसे लेटेस्ट 64 में इन्होंने किया था, चाइना ने। तो इन 5 स्टेट को छोड़ करके बाकी स्टेट न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए उन्हें रोका गया और कहा गया कि इस डेट से पहले। इंडिया का कहना था कि इस डेट में ऐसा क्या है कि 1 जनवरी 1967, बाद में भी तो हो सकता है। और चौथी बात इंडिया ने, 5वीं बात इंडिया ने कही कि हम तो चाहते ही हैं टोटल डिसआर्मामेंट, टोटल डिसआर्मामेंट। लेकिन टोटल डिसआर्मामेंट के लिए कोई तैयार है ही नहीं। आप लोग तो आर्म्स रेस में लगे हुए हो। तो इंडिया का स्टैंड यही था, अनजस्ट ट्रीटी, बायस्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियर स्टेट। और कोई टाइम लिमिट नहीं मेंशन था इस ट्रीटी में कि कब तक हम डिसआर्मामेंट करेंगे। तो देयर वाज नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट मेंशन्ड। तो आप लिखना चाहें लिख लें कि एनपीटी क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका उद्देश्य था कि परमाणु हथियारों को विश्व में फैलने से रोका जाए ताकि ये गलत हाथों में न जाए, तथा शांतिपूर्ण कार्यों में परमाणु ऊर्जा का उपयोग तकनीकी ट्रांसफर से सुनिश्चित किया जाए और परमाणु आयुध का पूरी तरह से निशस्त्रीकरण, विश्व में परमाणु आयुध का निशस्त्रीकरण, इस उद्देश्य के साथ एनपीटी लाई गई थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 1965 से 68 के बीच में 18 देशों द्वारा यह ट्रीटी बनाई गई। और 1968 में हस्ताक्षर के लिए रखी गई, जो 1970 से प्रभावकारी होने वाली थी, जो 1970 से प्रभावकारी होने वाली थी। इस ट्रीटी के अनुसार जो भी देश हस्ताक्षर करेंगे वो
नाभिकीय हथियार बनाने के अनुसंधान को बंद करेंगे। वे नाभिकीय हथियार बनाने के अनुसंधान को बंद करेंगे। साथ ही साथ उन्हें परमाणु संपन्न देशों का नाभिकीय ऊर्जा, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीकियां प्रदान की जाएंगी। एक जनवरी 1967 के बाद कोई भी देश परमाणु विस्फोट नहीं करेगा। इससे पहले जो भी देश परमाणु विस्फोट कर चुके हैं, जिनकी संख्या 5 थी, यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, उन्हें परमाणु संपन्न देश माना जाएगा। भारत, पैरा चेंज कर लीजिए, भारत, इजराइल, पाकिस्तान ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। सबके अपने अपने नैरेटिव्स थे। भारत का नैरेटिव था जो मैंने आपको बताया। पाकिस्तान का नैरेटिव ये था बच्चों, पाकिस्तान कहा कि अगर भारत ऐसा करेगा, मेरे बगल में ये न्यूक्लियर वॉरहेड बना लेगा, तो मेरा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। इसलिए मैं जो है नहीं छोड़ सकता, मैं न्यूक्लियर रिसर्च करूंगा। पहले इंडिया को कहो कि इंडिया जो है एनपीटी साइन करे। इजराइल के साथ जब बात हुई तो इजराइल के लिए टर्म आता है पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट एम्बिग्यूटी। इजराइल से पूछा गया आप न्यूक्लियर रिसर्च करते हैं, तो वो करता था, लेकिन उसने ना में सिर हिलाया। जब उससे पूछा गया आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, तो उसने हाँ में सिर हिलाया। कहने का मतलब उसने कंफ्यूज करके रखा, और चूंकि वो चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा था और उस पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हाथ भी था, तो उसने न्यूक्लियर रिसर्च करना, मिलिट्री न्यूक्लियर रिसर्च करना नहीं छोड़ा। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी और चलते चलते आगे बढ़ी हैं दोस्तों, और आगे जा कर के न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को 1995 में फिर से इसको एक बार सारी पार्टी मिले और इसके बारे में चर्चा करें। 1995 का समय दिया गया 20 वर्षों के बाद, लेकिन इस बीच बहुत सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं। और इंडिया का इंग्लिश वर्जन आप लिख लीजिए कि एनपीटी इज अ ट्रीटी formulated by 18 countries of UNO in the year 1965 to 68 and kept for signature in 1968. It will be enforceable by 1970. It was made enforceable from 1970. Grammatically correct होना चाहिए। 1970. The objective of this treaty is to prevent spread of nuclear weapon. The objectives of the treaty is to prevent spread of nuclear weapon and weapon technology, to promote cooperation in peaceful use of nuclear energy, to promote cooperation in peaceful use of nuclear energy. And the third, and the last is achieving the goal of total disarmament. And the achieving the goal of total nuclear disarmament. According to the treaty, the country signatory to NPT will liable to additional protocol of IAEA
and would not involved in nuclear research, military nuclear research, and would not involve in military nuclear research. And would not involve in military nuclear research. In exchange, the nuclear state would provide cutting-edge technology related with peaceful use of nuclear energy. Peaceful use of nuclear energy. India's stand was that the world was insecure as nuclear state have attacked non-nuclear country. What is special in the date 1st January 1967? In short, आप लिख लीजिए. What is special in the date 1st January 1967? We are using we are doing nuclear research in peaceful work since 1948-49. And we never exploded atom bomb. The treaty is unjust, biased. The treaty is unjust, biased towards nuclear state. And the last one, no time limit is given for nuclear disarmament. No time limit is given for nuclear disarmament. So India is not signatory of NPT. आज बच्चों समय समाप्त होता है यहीं पे. तो भारत NPT पे सिग्नेचरी नहीं है. एंड अदर कंट्रीज आर इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान. नॉर्थ कोरिया वॉज अ सिग्नेचरी in 1985 but come out of the treaty in 2003. साउथ सुडान वॉज फॉर्म्ड इन 2011. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है. प्रश्न अक्सर वहाँ से बनते हैं यूपीएससी में जहाँ कुछ इस तरह के फैक्ट हों और कुछ इस तरह की चीज़ें हों, ताकि उसमें आपको ट्रैप कर सकें और नेगेटिव रिस्पांस आपके ले सकें. तो ये बात रही बच्चों एनपीटी की. समय कम था, आगे आने वाले समय में हम लोग सीटीपीटी देखेंगे. बाकी हम लोग जो भी मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट एजेंसीज़ हैं जो वर्ल्ड की, जैसे कि एनएसजी, एमटीसीआर, मिसाइल टेस्ट रिजीम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेस्नार अरेंजमेंट, इनकी चर्चा अगले क्लास में. अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो करंट अफेयर सेक्शन है एनर्जी का, उसको भी हम लोग इंक्लूड करें. तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू फॉर टुडे.